हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। अगेन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। अब आपके जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी प्रोसेस आती है, टर्शियरी में कौन सी आती है, इन सब के बारे में हम एकदम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। और जो जो भी आपके एग्ज़ाम में आने लाइक हर एक पॉइंट है वो मैं सब लेके आया हूँ। ठीक है। बस बेधड़क आप लेक्चर सुनिए ध्यान लगाकर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ठीक है। ज़्यादा लंबा भी लेंथ नहीं खींचनी है, टाइम लेंथ लेक्चर की, इसीलिए चलिए चलते हैं। देखो, वेस्ट वाटर है ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो इफ्लुएंट आता है वेस्ट वाटर का, अगर हम उसको बिना ट्रीट करें रिलीज़ कर देंगे कोई भी वाटर बॉडी में, तो वो उस वाटर बॉडी को ख़राब कर देगा। ठीक है। उसको कंटामिनेट कर देगा, ना तो वो उसके पीने लायक पानी बचेगा और ना ही फिर वो कहीं यूज़ होने के लायक बचेगा। ठीक है। ना तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बचेगा और भी किसी पर्पज़ के लिए तुम यूज़ नहीं कर सकते वेस्ट वाटर को। देन अब हम बात करें तो वेस्ट वाटर में, जैसा कि मैंने वो छोटी वाली क्लास ली थी फ्लो चार्ट वाली, उसमें बताया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट दोनों आते हैं। ठीक है। एक तरह की फिजिकल स्टेज होती है। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल स्टेज होती है। देन टर्शियरी और एडवांस ट्रीटमेंट ये आपके पॉलिशिंग स्टेज का पार्ट होते हैं। ठीक है। इसमें ये आपका एकदम आउटलाइन है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है वो रिमूव करता है आपका लार्ज ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। और जो 60% के आसपास जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड है वो रिमूव हो जाता है आपका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में, और 25 to 40% आपका BOD रिमूव हो जाता है। फिर स्क्रीनिंग करते हैं हम ग्रिट रिमूवल के थ्रू। ये देखिए आप, ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल टाइप के जो स्क्रीनिंग बार्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सेटल आउट सॉलिड। ठीक है। इसमें सॉलिड है वो सेटल हो जाते हैं। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का यूज करके आपके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिजोल्व करते हैं। ठीक है। और इसमें आपका BOD और COD वो एक्शन में आते हैं। फिर 95% आपका जो BOD रिमूवल है आपका सेकेंडरी स्टेज पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। वो हट जाता है BOD। फिर हम की मेथड की बात करें तो एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप के होंगे इसमें। एरोबिक में आपका ऑक्सीजन का यूज करेंगे माइक्रोब्स, और एनारोबिक में आपका विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। वो आपके बायोगैस का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें भी आपके बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो आपका थर्ड स्टेज है वो फाइनल पॉलिशिंग फॉर सेफ डिस्चार्ज। ठीक है। ये आपका ऑप्शनल स्टेज होता है, रिमूव स्पेसिफिक पोल्यूटेंट लाइक न्यूट्रिएंट और पैथोजेंस। न्यूट्रिएंट में आपका जो नाइट्रोजन हुआ या फिर पोटेशियम हुआ या फॉस्फोरस हुआ उनको हटाने के लिए, और पैथोजेंस में आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरल डिजीजेज वाले, ठीक है, और बैक्टीरियल डिजीजेज जो कोज करते हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस होता है मेनली, जो कि आपका जो माइक्रो फिल्ट्रेशन हुआ या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन आपका नैनो फिल्ट्रेशन और RO प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। फिर न्यूट्रिएंट रिमूवल और डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है। इसमें बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल टैंक में से आपका ये माइक्रोब्स को हटाया जाता है थ्रू द क्लोरीनेशन या फिर UV रेज मेथड। ठीक है। बहुत सारे मेथड इनका यूज किया जाता है। फिर ओजोन मेथड का भी यूज किया जाता है, जिसमें आपका वाटर का ओजोनेशन किया जाता है। फिर स्लज इज ट्रीटेड सेपरेटली। ठीक है। अगर वो स्लज अलग से अगर निकल के आ गया तो उसको अलग से आपका या तो डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है। चाहे वो लैंडफिल में करो या फिर स्लज की डिस्पोजल साइट्स होती हैं अलग से गो वहाँ पर, या फिर उसको डाइजेस्टर में डाल के आपका डाइजेस्ट किया जाता है, और जिसके थ्रू आपका बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं मीथेन का। ठीक है। ये है आपका मोटा मोटा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस। अब चलिए इन डिटेल हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बारे में। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जैसा कि नाम में पता है, रिमूव ऑफ लार्ज फ्लोटिंग और एब्रेजिव मटेरियल्स। ठीक है। फ्लोटिंग और एब्रेजिव मटेरियल्स इनको हटाने का जो काम है वो आपका मेनली प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसमें पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करता है पम्प्स को, पाइप्स को। ठीक है। बड़े बड़े पत्थर या ग्रेवल्स होते हैं वो आपके पाइप को डैमेज कर देते हैं या पम्प्स को। ठीक है। और डाउन स्ट्रीम यूनिट्स होती हैं, इनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर रिड्यूस मैकेनिकल लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। मैकेनिकल लोड को ये कम करता है मेनली। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो मेनली आपका स्क्रीनिंग होता है सबसे पहले, जिसमें आपका कोराज स्क्रीनिंग होता है जो कि रिमूव करता है रेक्स, प्लास्टिक्स और स्टिक्स बड़े बड़े लेवल पर, और जो फाइन स्क्रीनिंग होता है वो रिमूव करता है स्मॉलर डेब्रीज को। देन बार स्पेसिंग में जैसे कि बार्स का यूज़ किया जाता है। इसमें कोराज के लिए 6 mm से अगर बड़ा है अगर कोई पार्टिकल तो कोराज कैटेगरी में आ जाएगा, और फाइन का वो 1 to 6 mm के आसपास अगर उसका रेंज रहेगा तो आपका फाइन कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि स्क्रीनिंग रिमूव करता है आपका फ्लोटिंग सॉलिड्स को। ठीक है। ना कि डिजोल्व इम्प्योरिटीज़। डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ आपका केमिकल नेचर आ गया जो कि वेस्ट वाटर में डिजोल्व होती हैं। ठीक है। उनको नहीं हटा पाता, क्योंकि जो फ्लोटिंग करते रहते हैं जो सॉलिड्स उनको हटाने का काम आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस में किया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो ग्रिट रिमूवल, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज। ठीक है। इसमें रिमूव करते हैं हम सैंड, सिल्ट और ग्रिट को। ठीक
ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं एब्रेजन ऑफ द पम्प्स, ठीक है, पंप जो घिस जाते हैं ऑल द टाइम, ठीक है, उनको रोकने के लिए आपका ग्रिट रिमूवल किया जाता है। फिर हॉरिजेंटल ग्रिट चैम्बर, इसमें उनका यूज़ किया जाता है, या एरेटेड ग्रिट चैम्बर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ये दो टाइप के आपके टेक्निक्स है ग्रिट रिमूवल के अंदर। और ग्रिट का साइज़ है वो 0.2 mm से बड़ा होना चाहिए, तब आपका ग्रिट एक्शन में आता है। फिर थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका, एक टाइप से श्रेडिंग की प्रोसेस है ये, श्रेडिंग, जिसमें आपके जो लार्ज सॉलिड होंगे उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। और ये रिमूव नहीं करता है कोई भी सॉलिड को, बट इसमें जो बड़े बड़े फ्लक्स पार्टिकल होंगे उनको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर दिया जाता है। और ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल से होता है, ठीक है। ये याद रखना अगर आपको पूछना कि जहाँ पर स्क्रीनिंग का में डिफ़िकल्टी आती है तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, तो कम्युनिकेशन, ठीक है। देन स्किमिंग टैंक्स, जो कि आपके ऑयल और ग्रीस अगर सीवेज में है उनको हटाने के लिए आपका स्किमिंग टैंक्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। एयर बबल्स फ्लोट करते रहते हैं आपके ग्रीस के, ठीक है, सरफेस पर, और ग्रीस इज स्किम्ड मैकेनिकली, ठीक है, मेनली आपका मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इसको हटाया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, अगेन आपका ये फिजिकल रिमूवल ऑफ सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड, जो ऐसे सॉलिड्स जो कि सेटल होने कंडीशन में होते हैं, ठीक है, उनको फिजिकली रिमूव करता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अब प्राइमरी जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है, पीएसटी बोलते हैं इसको, पीएसटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट का। इसका डिटेंशन टाइम आपका 2 से 3 घंटे तक हम सीवेज को इसमें रखते हैं, और जो फ्लो वेलोसिटी होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है, ठीक है। फिर हैवी सॉलिड सेटल वो प्राइमरी स्लज में आ जाते हैं, ठीक है, जो हैवी होते हैं सॉलिड वो सेटल होकर आपके प्राइमरी स्लज में आते हैं। फिर जो फ्लोटिंग मैटर होता है वो रिमूव बाय द स्कीमर्स, अगेन आपका स्कीमर्स का इसमें यूज किया जाता है। अब रिमूवल एफिशिएंसी इसकी कितनी है ये याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछता है। सस्पेंडेड सॉलिड को लगभग ये 60% के आसपास रिमूव कर देता है, और बीओडी है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेज पर आपका 25 से 40% के आसपास हट जाता है। फिर जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो ऑप्शनल है, ठीक है, प्रिलिमिनरी या आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट में केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मेनली आपका जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो आपका सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज पर ही किया जाता है। अगर करते हैं तो इसमें आपका कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन का प्रोसेस इंक्लूड होता है, जिसमें आपके केमिकल यूज़ किए जाते हैं, एलम हुआ या फिर फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। फिर ये कन्वर्ट करते हैं कोलोइडल पार्टिकल को फ्लोक्स में, और वो बड़े बड़े फ्लोक्स बन के ये आपके हेवी वो आपके सेटल हो जाते हैं नीचे ड्यू टू द ग्रेविटी। फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ये एडजस्ट करता है आपके पीएच को, इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है। एसिडिक वेस्ट वाटर होता है तो लाइम ऐड करते हैं, और एल्कलाइन वेस्ट वाटर होता है तो हम एसिड ऐड करते हैं। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर हम बात करें तो आगे आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही प्रोसेस है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका पर्पस किस लिए किया जाता है, ये आपका किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द डिजोल्ड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो डिजोल्ड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा उनको हटाने के लिए, और आपका बीओडी और सीओडी को कम करने के लिए, उस सीवेज वाटर होगा, वेस्ट वाटर होगा, उसका बीओडी सीओडी कम करने के लिए आपका सेकेंड ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, मेनली 2 होती है, आपका एरोबिक और सेकेंड वन इज एनाएरोबिक प्रोसेस, ठीक है। एरोबिक में कौन सा आता है, जो कि आपके ऑक्सीजन रिकॉर्ड होते हैं माइक्रोब्स को, उसमें आता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, बहुत बार पूछ रखा है ढेर सारे एग्जाम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है, ये आपके एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेटेरोट्रॉफ नेचर के होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और फॉर्म करते हैं आपका बायोलॉजिकल फ्लॉक्स, ठीक है, याद रखना बायोलॉजिकल फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने इसका एक रो डायग्राम बनाया आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ये कैसे काम करता है। मैंने जहाँ जहाँ डायग्राम रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ बनाए हैं, ठीक है। अगर कहीं पर डायग्राम नहीं बना हुआ है तो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आपको हो सके तो आप कोशिश करना कि जो भी प्रोसेस है उसका एक बार आप डायग्राम देख लेना गूगल पर सर्च करके, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो रो वाटर होता है वो आता है एरेशन टैंक में। इसका कौन कौन सी स्टेज मेन होती है, एरेशन टैंक होता है, एक क्लेरिफायर सेटलर होता है, ठीक है, और जो वेस्ट स्लज है ये आपका होता है। अब इसके देखो यूनिट्स है, एरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरिफायर और रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, ये रिसाइकल स्लज होता है, ये वापस इसमें रिटर्न पहुंचा दिया जाता है। अब इसमें रो वाटर होता है वो एरेशन टैंक में जाता है, इसमें एयर और ऑक्सीजन का एक्सपोजर इसको मिलता है,
या फिर हम क्लेरिफायर सेटलर होता है उसकी जगह हम मेम्ब्रेन फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेन फिल्टर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आपका ट्रीटेड वाटर निकाल दिया जाता है इधर, और जो वेस्ट है, वेस्ट स्लज है, वो अलग से निकाल दिया जाता है। वेस्ट स्लज होता है, अब उसमें फ्लोकुलेशन होता है और ऑक्सीडाइज मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट स्लज में अब इसको स्लज ट्रीटमेंट फैसिलिटी की तरफ मोड़ दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और अगर कुछ जो स्लज है जिसको हमको अगेन आपको इस प्रोसेस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू इसको पास करवाना है, तो इसको वापस भेज देते हैं, जिसको हम रिसाइकल्ड स्लज प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं, RAS, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपके आगे भी आएगी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि प्राइमरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर ना एंटर करता है आपका एरिएशन टैंक में, और एयर सप्लाइड होती है थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंज्यूम करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को। फिर मिक्स्ड लिकर फ्लो है टू द सेकेंडरी क्लेरिफायर। सेकेंडरी क्लेरिफायर होता है, उसमें लिकर फ्लो मिक्स टाइप का होता है। फिर स्लज होता है, वो सेटल हो जाता है, और जो पार्ट रिसाइकिल हो जाता है वो RS, ठीक है, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, और एक्सेस वेस्टेड ना। ठीक है, ये आपका स्लज जो कि वेस्ट स्लज है उसका पार्ट होता है। अब जो कि पैरामीटर्स होते हैं इसमें आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो F/m फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, फिर ml से है। ठीक है, और जो इसका रिटेंशन टाइम होता है ये 4 से 8 घंटे के आसपास होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपका 2 mg/लीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सीवियर कैटेगरी का DO है, जिसमें आपका कोई भी एक्वेटिक लाइफ तो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, उसके लिए आपका 4 mg/लीटर रिक्वायर्ड होता है। फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका BOD रिमूवल इसमें 85 to 95% आपका BOD रिमूव हो जाता है। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज वाइडली यूज किया जाता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और ये प्रोड्यूस करता है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज बनता है इसमें ढेर सारा, सेंसिटिव होते हैं फॉर द शॉक लोड्स। ठीक है, शॉक लोड्स आने पर आपका ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोसेस होता है इसमें। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका MBR आता है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में आपका यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है इसमें, और एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में आपका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, सेपरेशन बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ क्लेरिफायर। क्लेरिफायर की जगह इसमें क्या होता है, जो आपका एरेशन टैंक होता है उसके बाद में आपके मेम्ब्रेन सेट की कर दी जाती है। ठीक है, उसके थ्रू आपका फिल्ट्रेशन होता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, वेरी हाई इन्फ्लुएंट क्वालिटी होती है, नो सेकेंडरी क्लेरिफायर नहीं होता, और कॉम्पैक्ट सिस्टम। ठीक है, ये 3 इसके मेन एडवांटेज होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्लेरिफायर का यूज़ नहीं करते, और वेरी हाई इन्फ्लुएंट क्वालिटी, और कॉम्पैक्ट सिस्टम। फिर लिमिटेशन क्या, कॉस्टली होता है, और मेम्ब्रेन फॉलिंग करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन ओवर द टाइम वो मेम्ब्रेन होती है उसमें से स्मेलिंग की शिकायतें आने लगती है। ठीक है, अब ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर आपकी स्पेस है वो आपका लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर क्लेरिफायर बनाने की जगह नहीं होती वहाँ पर आपका ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, इसका यूज़ किया जाता है। फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका PYQ में भी आ रखा है। देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो इसका ये आपका एक तरह का अटेस्ट ग्रोथ प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ करने के लिए एक हार्ड सरफेस या अटेस्ट सरफेस की नीड होगी। अब हम आगे बात करें तो जो प्रिंसिपल है इसका क्या है कि बायोफिल्म अटैच टू मीडिया ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन आपका सर्कुलर टैंक और मीडिया होता है आपका स्टोन या प्लास्टिक्स और रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ किया जाता है। और इसका वर्किंग क्या है, देखिए, वेस्ट वाटर है स्प्रेड किया जाता है मीडिया में। ठीक है, और द मीडिया आपका वेस्ट वाटर स्प्रे किया जाता है, और बायोफिल्म कंज्यूम करती है ऑर्गेनिक मैटर को, जो बायोफिल्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फिर स्लोड बायोमास कलेक्टेड इन क्लेरिफायर, ठीक है, जो बायोमास हो जाता है कंज्यूम वो उसको क्लेरिफायर से पास कर दिया जाता है कलेक्ट करके। फिर देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, इसकी कुछ बातें बताता हूँ। ये रहा इसका डायग्राम। ट्रिकलिंग फिल्टर में देखिए आप, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें आपका वेस्ट धीरे धीरे यहाँ पर स्प्रे किया जाता है वेस्ट वाटर। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर स्प्रिंकलर लगे हुए। फिर जो आपका फीड प्लेस है जहाँ पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है, और सपोर्ट मीडिया ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे साइड में, यहाँ पर हार्ड सरफेस होती है। ट्रिकलिंग मीडिया ये रहा आपका। देन एयर यहाँ से पास करवाते हैं, और यहाँ से आउटलेट से आपका वेस्ट वाटर ट्रीटेड वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये होगा इसका आउटलाइन डायग्राम। अब ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस होती है, अटैच ग्रोथ मेथड होता है, और फॉर द ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल, और बेसिन। ठीक है, बेसिन से या फिर आपका कह सकते हो आप स्टोन से, इनका यूज किया जाता है एज ए सपोर्ट मीडिया। फिर हम बात करें तो जो टोल ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं वो प्लास्टिक सपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं, जिनको हम बायो टावर्स कहते हैं।
फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वेस्ट वाटर में वो डिफ्यूज होता है इनटू द फिल्म्स, जिसको जोग्लिया फिल्म्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, पकड़ लो आप। जोग्लिया फिल्म्स क्या होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो वेस्ट वाटर में डिफ्यूज होकर फिल्म्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको जोग्लिया फिल्म्स कहते हैं, याद रख लेना प्लीज़। फिर थिकनेस ऑफ द बायोफिल्म इंक्रीज करती है एज न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द स्टोन्स, जैसे जैसे स्टोन्स पर आपके ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो करेंगे तो आपका जो बायोफिल्म है उसका थिकनेस भी बढ़ता रहेगा। फिर देखिए टिकलिंग फिल्टर है, इसका लो रेट, हाई रेट और सेकेंड स्टेज टिकलिंग फिल्टर होता है, इनका ये वेरी करता है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी होती है बीओडी एफिशिएंसी, इन जनरल ये 45 to 75% के आसपास आपका बीओडी रिमूव कर देता है, लो रेट पर रहा तो, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट होती है। अगर हाई हुआ तो ये 85 तक जा सकता है और 85 to 95% भी जा सकता है, अगर 2 स्टेज अगर आपने टिकलिंग फिल्टर किया, ठीक है, डबल बार। फिर जो इसका जो स्लज टू वॉल्यूम इंडेक्स है, ठीक है, 80 to 120 के ml पर ग्राम, ठीक है, लो कैटेगरी में लाई करता है। अब बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इसका लो क्यों होता है? लोअर रिसर्कुलेशन, इसमें रिसर्कुलेशन की प्रोसेस नहीं होती, लो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का भी मौका नहीं मिलता। फिर लार्जर मीडिया डेप्थ होता है बट स्लोअर बायोफिल्म कैनेटिक्स, ठीक है, मीडिया डेप्थ ज़्यादा होती है बट जो बायोफिल्म का कैनेटिक्स होता है वो स्लो होता है। वर्क्स बेस्ट एज ए फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट है, अगर उसमें आपके ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करें तो ठीक रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी में इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। फिर हम बात करें इसका परफॉर्मेंस, बीओडी रिमूवल जैसा कि मैंने बताया ये आपका लाई करता है, ठीक है, 70 से 90 तक आप मैक्सिमम ध्यान रखना, ये रेंज है, ठीक है। अब लो बोले तो लगभग आप 70 के आसपास रखना, 65 to 75 के आसपास, और मैक्सिमम आपका अगर 2 स्टेज में करें तो आपका 90 to 95% ये ले जाता है। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स क्या है आपका? लेस एनर्जी देन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है जबकि इसमें इतनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, आपका जो फ्लाई नॉइसेंस है वो आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, मक्खियों की शिकायत आ सकती है। फिर अगेन आपका आरबीसी, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल नहीं है, ठीक है, ये रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि ऐसा होता है इसका आउटलाइन डायग्राम, ठीक है, जैसे रोटेट करता रहता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है। इसमें आपका इसके सरफेस पर आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है, सरफेस देके, और इसका डायमीटर लगभग आपका 3.6 मीटर के आसपास होता है। अब ये बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? अटैच ग्रोथ एरोबिक सिस्टम विद रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, ये डिस्क घूमती रहती है। अब इसमें क्या होता है? प्लास्टिक डिस्क रोटेट करती है अल्टरनेटिवली इन द वेस्ट वाटर और एयर, ठीक है, बायोफिल्म ग्रो करते हैं डिस्क पर, और ऑक्सीजन सप्लाइड नेचुरली ड्यूरिंग रोटेशन, आपका ऑक्सीजन का आपका सप्लाई होता रहेगा इसमें, एक्सपोजर, ठीक है, एयर का मिलता रहता है। फिर लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें, सिंपल ऑपरेशन होता है, इसका एडवांटेज है। और लिमिटेशन क्या है कि मैकेनिकल फेलियर रिस्क हो सकता है बंद हो गया तो, और नॉट सुटेबल फॉर लार्ज फ्लो, ठीक है, अगर लार्ज फ्लो है तो ये इतना कारगर नहीं होगा। फिर हम आगे बात करें तो एरेटेड लगून्स, इसमें क्या प्रिंसिपल है कि सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक ट्रीटमेंट है। सस्पेंडेड ग्रोथ याद रखें आप, सस्पेंडेड ग्रोथ जिसमें आपके माइक्रोब्स उस वेस्ट वाटर में सस्पेंडेड मैनर में ग्रो करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट जहाँ आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, विद लॉन्ग डिटेंशन टाइम, इसमें डिटेंशन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। टाइप्स क्या है? एक तो होता है आपका कम्प्लीटली मिक्स्ड, एक होता है आपका फैकल्टेटिव एरेटेड लगून्स, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, देखिए, एरेटेड लगून्स होते हैं, इनको ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये 2 टाइप के कैसे होते हैं? एक होता है आपका सस्पेंडेड मिक्स्ड लगून, एक होता है आपका फैकल्टेटिव लगून्स। अब सस्पेंडेड मिक्स लगून होता है, इसमें क्या होता है? जो वेस्ट वाटर होता है इसमें एक मोटर का यूज़ करके हम देख रहे होंगे आप, ये फ़ैन है, इसको हम एनर्जी के थ्रू रोटेट करते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन का फ्लो है वो एयर के थ्रू इसमें चलता रहता है, ठीक है, और ये मिक्सिंग होती रहती है वाटर की, जिसकी कारण आपका एरेशन का प्रोसेस होता रहता है, तभी इसको एरेटेड लगून्स कहते हैं, ठीक है। ये सस्पेंडेड मिक्स मैनर में हो गया। एक फैकल्टेटिव लगून्स होते हैं, इसमें क्या होता है? 2 टाइप के जोन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बाय द माइक्रोब्स। अब इसमें क्या होगा? ऊपर वाला जोन होगा वो एरोबिक जोन होगा, नीचे वाला का एनारोबिक जोन होगा, जिसमें आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, लगभग ना के बराबर होगा, और इसमें ऊपर वाले में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपोज है। अब इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर है, ऑक्सीजन के साथ एरोबिक बैक्टीरियाज एक्शन में आएंगे और आपका CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर नीचे क्या होगा? एनारोबिक जोन में ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज है, उनके साथ रिएक्शन करके आपका CO2 बनता है, अमोनिया बनता है, H2S बनता है, और मीथेन बनता है, जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि आपका इन द फॉर्म ऑफ गैसेस ये आपके ऊपर वाले जोन में पास कर जाते हैं, ठीक है, ये सारी गैसेस हैं। अब आपको पूछ सकता है कि फैकल्टेटिव लगून्स में अनएरोबिक प्रोसेस में कौन कौन सी गैसेस का फॉर्मेशन होता है? याद रखना, CO2, अमोनिया, मीथेन और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 4 गैसेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
वापस एक बार और नोट कर लेना। फिर हम आगे बात करें तो इसके क्या क्या फीचर है लगुन्स के। ये इसका रिटेंशन टाइम आपका ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 से 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट होता है, लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर यूज इन द स्मॉल टाउन्स और रूरल एरिया, मेनली आपके गाँव में इस मेथड का यूज किया जाता है। फिर ऑक्सीडेशन डिच, ये अगेन आपका डिच परमानेंट डिच बना के, ठीक है, इसमें आपके वेस्ट वाटर डाल के ओवर द टाइम छोड़ देते हैं। ये एक्सटेंडेड एरिएशन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें रिंग और ओवल चैनल का यूज किया जाता है और इसका जो रिटेंशन टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। सुटेबल फॉर द नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये सुटेबल होता है। फिर एडवांटेज क्या है इसका, स्टेबल ऑपरेशन है, लो स्लज प्रोडक्शन, इसमें स्लज का प्रोडक्शन इतना नहीं होता, ठीक है। तो ये रहे आपके मेनली कौन से एरोबिक मेथड्स, जैसे कि मैंने बताया रेटेड लगुन्स हुआ, आरबीसी हुआ, फिर ट्रिकलिंग फिल्टर हुआ, देन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये आपके एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अब हम आगे बात करेंगे एनारोबिक, ठीक है। इसमें एनारोबिक के पहले हम बात करते हैं एक और अलग टाइप की कैटेगरी होती है जिसको हम कंबाइंड या मॉडिफाइड एरोबिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्या पता ये आपके एग्जाम में पूछ लें। तो कौन से होते हैं कंबाइंड या मॉडिफाइड एरोबिक सिस्टम। इसमें क्या होता है आपका मेनली जो सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर होता है, प्लीज़ इसका एक बार आप है ना गूगल से पिक्चर देख लेना। अब इसमें क्या होता है सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर में, ये टाइम सीक्वेंस्ड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, एक ही टैंक में पूरा काम करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर एक टैंक है, उसमें आपका वेस्ट वाटर होता है सारा कुछ, ठीक है। इसमें फिल करता है, रिएक्ट करता है, सेटल करता है और डिकंटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, नो सेपरेट क्लोरीफाइल की लिक्विड नहीं होती, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है, गुड न्यूट्रिएंट रिमूवल किया जाता है थ्रू द SPR, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर। देन सेकंड वन इज आपका कमांड कौन सा है, MBBR, ठीक है, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर नाम से पता चल रहा होगा, अटैच ग्रोथ है, ठीक है, ऑन मूविंग प्लास्टिक मीडिया। प्लास्टिक मीडिया वो मूव करता रहेगा बट उस पर माइक्रोब्स हैं वो आपके लगे रहते हैं, ठीक है, अटैच फॉर्म में। फीचर क्या है, बायोफिल्म ऑन कैरियर्स, ठीक है, कैरियर पर आपके बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है और स्लज का रिसाइकलिंग इसमें नहीं हो पाता, ठीक है, मेनली रिसाइकलिंग नहीं होता और जो कॉम्पैक्ट है डिज़ाइन होती है इसकी। फिर एडवांटेज क्या है, हाई ट्रीटमेंट एफिशिएंसी और स्लज का फॉर्मेशन कम होता है, ये इसके एडवांटेज है। ध्यान रखना आप, स्लज का फॉर्मेशन आपका MBBR, ठीक है, MBBR में कम होता है, ठीक है, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। फिर हम आगे बात करें तो GLLR, गैस लिफ्ट लूप रिएक्टर। गैस लिफ्ट लूप रिएक्टर, इसका प्रिंसिपल क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द बायोमास बाय द गैस लिफ्ट मैकेनिज्म। गैस लिफ्ट मैकेनिज्म, ठीक है, बायोमास का सर्कुलेशन आपका बाय द गैस लिफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू आपका सर्कुलेशन किया जाता है बायोमास का। और इसके फीचर क्या है, यूज मेनली फॉर द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूज किया जाता है, गुड मिक्सिंग होती है और हाई मास ट्रांसफर होता है, हाई मास ट्रांसफर होता है। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा इतना अभी यूज़ में नहीं है, मेनली हम इसकी बात करें तो। फिर आपका जो सेकंड वन हम बात कर रहे थे एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस का, इसमें आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके कौन कौन से टेक्निक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका USB, ये भी आपका PYQ में पूछ रखा है, ध्यान रखना, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका एप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, नाम से पता चल रहा होगा, अप फ्लो यानी ऊपर की साइड फ्लो करेगा, एनारोबिक ऑक्सीजन आपका एब्सेंट होगा, स्लज ब्लैंकेट, ठीक है, स्लज का ब्लैंकेट का फॉर्मेशन भी होगा इसमें। अब एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, प्रोड्यूस करते हैं आपके बायोगैस, इसमें सिंपल सा। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि वेस्ट वाटर फ्लो करता है आपका अपवर्ड, फिर ग्रेनुलर स्लज ब्लैंकेट फॉर्म होता है, ठीक है, और गैस सॉलिड लिक्विड सेपरेटर अलग अलग टाइप से यूज होते हैं, ठीक है, जो कि 3 फेज सेपरेटर होता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसका एनर्जी रिकवरी काफ़ी अच्छा होता है, स्लज का प्रोडक्शन भी कम होता है और आइडियल होते हैं फॉर इंडियन कंडीशन के लिए आपके UASP का यूज किया जाता है, ठीक है, काफ़ी आइडियल होते हैं ये। और ब्यूटी रिमूवल आपका 70 से 85% के आसपास होता है इसका। इसमें देखिए 3 फेज के सेपरेटर है जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों अलग अलग टाइप से, ठीक है, इनको किया जाता है, ये आपका यहाँ तक लाई करता है, ठीक है, आउटलेट में। अब इसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंट है, हम यहाँ से पास करेंगे इन्फ्लुएंट को नीचे की साइड से, और इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लुएंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता रहता है और इसमें बबल का फॉर्मेशन होता है, जो बबल गैस के बबल होते हैं, ठीक है, यहाँ से आउटलेट से आपका जो भी वेस्ट वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और बायोगैस का फॉर्मेशन होता है जो कि आपका आउटर साइड में ऊपर की साइड से आपका एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, जिसमें आपका मीथेन और CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपका, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका USB का,
फिर हम बात करें तो आगे आपका आता है एनारोबिक डाइजेस्टर। एनारोबिक डाइजेस्टर ये क्या होता है? ये आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज में काम आता है, ठीक है। स्लब जो आपका स्लज है वो स्टेबलाइज फॉर्म में रहता है एनारोबिक डाइजेस्टर में। फिर पैथोजन रिडक्शन, पैथोजन्स का भी शिकायत इतनी नहीं रहती, तो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है इसमें काफ़ी कुछ लेवल पर, ठीक है। एनारोबिक डाइजेस्टर नाम से पता चल रहा है। अब इसमें 4 टाइप की स्टेजेस होती हैं। कौन सी? एक हाइड्रोलाइसिस होती है, एसिडोजेनेसिस होती है, एसिटोजेनेसिस होती है और मिथेनोजेनेसिस होता है, जिसमें आपका मीथेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एसिडो और एसिटोजेनेसिस होते हैं, इसमें आपका जो पीएच है इसमें काफ़ी डिग्रेड कर जाता है। और इसी बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेज आती है जो कि एल्कलाइन स्टेज होती है, एल्कलाइन ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। ये मैंने शायद आपके एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात करी थी। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मिथेनोजन्स हो गए, मिथेनोजन्स उनका फॉर्मेशन के लिए आपका फेवरेबल कंडीशंस डेवलप होगी ड्यूरिंग द एल्कलाइन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस आप जानते ही हो, ठीक है, इसमें वाटर का स्प्लिट होगा, ठीक है, रिएक्शन के थ्रू। तो ऐसे याद रखना आप HAAM, ठीक है। ये स्टेजेस होते हैं आपके एनारोबिक डाइजेस्टर में। फिर आगे हम बात करें तो एनारोबिक फिल्टर कौन सा होता है? फिल्टर इसमें अटैच ग्रोथ एनारोबिक सिस्टम होता है। फिक्स मीडिया स्टोन कौन से होते हैं या फिर प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, मीडिया। फिर बायोफिल्म में डिग्रेड करती है आपके ऑर्गेनिक मैटर को, क्योंकि इनका सबका लगभग प्रिंसिपल है आपका सबसे लगभग सेम ही है, ठीक है। बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, या तो आपके सपोर्ट मीडिया के थ्रू करेंगे जिनको हम कहते हैं अटैच ग्रोथ मेथड, और ये कुछ होंगे आपके जो सस्पेंडेड ग्रोथ के कारण होंगे, ठीक है। ये सुटेबल होता है फॉर द लो और मीडियम स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर, ठीक है। सुटेबल होते हैं फॉर लो और मीडियम स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर होगा, उसके लिए आपका यूज किया जाता है एनारोबिक फिल्टर्स का। फिर चौथा आता है आपका सेप्टिक टैंक, ठीक है, काफ़ी जनरल है, ग्रेविटी बेस्ड एनारोबिक ट्रीटमेंट है, इसका आपका सेटल हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है आपको, सेप्टिक टैंक है, मेन होल यहाँ पर टैंक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिटेंशन टाइम काफ़ी हाई होता है, ठीक है, लगभग 1 दिन के आसपास होता है। पार्शियल BOD रिमूव करता है, वो यूज़ होता है फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। जो जहाँ पर आपका मेनली एक जगह ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सिटी के अलग अलग भागों में आपके सेप्टिक टैंक्स का फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन कर दिया जाता है। फिर इमोफ टैंक काफ़ी अपडेटेड मेथड है, लेकिन पढ़ लो। 2 स्टोरी टैंक होता है, ठीक है, अपर चैम्बर होता है, उसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, और लोअर चैम्बर होता है, उसमें स्लज का डाइजेशन होता है। ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये रहा इसका लोअर चैम्बर, इसमें क्या होगा, आपका स्लज का डाइजेशन होगा, डाइजेशन। और अपर चैम्बर है, उसमें आपका सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसमें रो स्लज होंगे, इसको इनलेट ऐसे ना इन करेंगे, और जो लिक्विड रिमूवल होगा वो यहाँ से निकल लिया जाएगा। फिर आपका जो स्लज है वो ऊपर से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और जो गैस का फॉर्मेशन होगा, बायोगैस का फॉर्मेशन, उसके लिए आपका अलग से पाइप लगा होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, नो मिक्सिंग ऑफ द फ्रेश वेस्ट वाटर विद द डाइजेस्टेड स्लज, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर अलग होता है, फ्रेश वेस्ट वाटर अलग होता है, और आपका डाइजेस्टेड स्लड है वो अलग होता है, ठीक है, इसमें मिक्सिंग की प्रोसेस नहीं होती। फिर अगेन आपका स्टेबलाइज पॉन्ड या फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड ये होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था अपर फैकल्टेटिव पॉन्ड में ऊपर की साइड आपका एरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, नीचे आपका एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एनारोबिक में भी आपका ये आपका एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, स्टेबलाइज पॉन्ड या फैकल्टेटिव पॉन्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि एरोबिक है, वहाँ पर टॉप पर आपका एरोबिक स्टेज होगी, और आपका एनारोबिक होगी वो आपके बॉटम पर होगी, ठीक है। देन हम आगे बात करें, इसके फीचर क्या है, लॉन्ग डिटेंशन टाइम है, लो कॉस्ट है, लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट होता है, और मेनली आपके रूरल एरिया में इनका यूज किया जाता है। फिर क्विक कंपैरिजन होता है, अब इनका देख लीजिए आप शॉर्ट में एकदम, ठीक है, जो जो मेन आपके हैं, कौन कौन से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। फिर टिकलिंग फिल्टर है, USB है, ठीक है, अब फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, फिर सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर और MBBR मूविंग बायोफिल्म बेस्ड रिएक्टर। इनके टाइप है, एक्टिवेटेड स्लज है आपका, सस्पेंडेड होता है, और कौन सा सस्पेंडेड होता है आपका, सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर है, सस्पेंड होता है, और जबकि अटैच ग्रोथ है, जिनके लिए आपका मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हार्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्लास्टिक मीडिया हो सकता है या फिर स्टोन्स हो सकते हैं, वो आपके ट्रिकलिंग फिल्टर हुआ, USB हुआ, और MBBR हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसमें आपका यस नो, अब आपका जो USB है वो एनारोबिक मेथड होता है, तो वो आपका ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करता, जबकि बाकी चारों आपके ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। फिर इसमें स्लज का जो अमाउंट है वो काफ़ी हाई होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, और बाकी में इतना स्लज का देखिए फॉर्मेशन नहीं होता, मीडियम लेवल पर होता है आपका सीक्वेंस बेस्ड रिएक्टर में। और एनर्जी आपके देखिए कहाँ पर ज़्यादा
हाई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एएसपी, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। फिर यहाँ पर लो होता है और एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है आपकी यूएसबी में मेनली, ठीक है, जिसमें आपका बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरियाज, और मिडिल लेवल पर आपके एनर्जी इसमें एसपीआर और एमबीबीआर में प्रकट होती है। फिर हम आगे बात करें तो टर्शरी या फिर एडवांस ट्रीटमेंट वो क्या होता है, ठीक है, इसको पॉलिशिंग भी कहते हैं। पॉलिशिंग ट्रीटमेंट होता है ऑफ इफ्लुएंट बिफोर द डिस्चार्ज करने से पहले जो आपका पॉलिशिंग प्रोसेस होता है वो आपका टर्शरी ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। इसमें बेसिकली देखिए फिल्टरिंग और बेक वॉशिंग दो टाइप के मेथड होते हैं। अब बेक वॉशिंग टैंक है, फिर फिल्टर टैंक है, ट्रीटेड वाटर, ये से इसको पास कर दिया जाता है, इस फ्लो में चलता रहता है, ठीक है। देन ये आपका जो फिल्टर वाटर है यहाँ पर इसमें डाल के ये विद द हेल्प ऑफ एरिएशन, ठीक है, एयर पंप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और बेक वॉश मेथड है, ठीक है, वाटर टू प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अगेन ये आपका टर्शरी ट्रीटमेंट है विद द प्रोसेस फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट में आपका न्यूट्रिएंट रिमूवल होता है नंबर 1, जिसमें आपका नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं और फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं। ये दो आपके जो अनरिच कंडीशन डेवलप करते हैं उन एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। अब नाइट्रोजन आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, जो कि एनॉक्सिक कंडीशन में होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होगी और ये आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन। फिर फॉस्फोरस जो केमिकल प्रेसिपिटेशन के थ्रू आपका एलम और फेरिक साल्ट से फेरिक क्लोराइड्स उनका यूज़ करके आपका इनको हटाया जाता है। फिर डिसइंफेक्शन की प्रोसेस आती है आपके एडवांस ट्रीटमेंट में, जिसमें आपका डिसइंफेक्शन थ्रू क्लोरीनेशन, यूवी रेडिएशन और ओजोनेशन, ठीक है, विद हेल्प ऑफ ओजोन्स। पर्पस करते क्या है इसका, पैथोजन को सल्टाना। अब अगेन आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एक और टॉपिक है, ठीक है, इसमें आपके पैथोजन है या फिर जो भी डिजीजेस कोज करते हैं, आपके वायरस हुआ या फिर बैक्टीरियाज हुए, उनको हटाने के लिए आपका MUNRO, ठीक है, मुनेरो इसे याद रख लेना आप, ठीक है। माइक्रो फिल्ट्रेशन 0.1 to 1 माइक्रोमीटर, 0.001 to 0.1 माइक्रोमीटर, एंड फिर 0001 और 0.001 माइक्रोमीटर। देन अगर 0.0001 माइक्रोमीटर से छोटा तो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब एक अगर आप लेक्चर यहाँ तक सुना है अगर आपने अपनी ईमानदारी से, ठीक है, जेन्युइनली, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आप बताना कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कैसे मूव करती है, आपके हाई टू लो करती है या लो टू हाई करती है, ठीक है, जो भी आपके होते हैं साल्ट्स हैं या फिर कह सकते हो आप इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में लाई करती है, ठीक है, वेरी करती है, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज़, अगर यहाँ तक लेक्चर सुना तो। फिर एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है AOP, ये आपके ओजोन बेस्ड फेंटोन रिएक्शन, जैसा कि हमने बात करी थी छोटे वाले फ्लो चार्ट वाले वीडियो में, ठीक है, आयन से, ठीक है, उनका यूज करके हम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करवा के आपके जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनके रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपके फेंटोन रिएक्शन में किया जाता है। ये एक तरह की डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर फोटो कैटलिस्ट विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, ठीक है, सनलाइट, उसकी वजह उसके कारण उसकी हेल्प से आपके जो ऑक्सीडेशन है उसको किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन है, ये अगेन आपका एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का पार्ट है। ये मेनली यूज़ किया जाता है आपके माइक्रोपोल्यूटेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स इनके लिए, ठीक है। फिर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लेगा, एक्टिवेटेड कार्बन आपका एडजॉर्प्शन में यूज किया जाता है। फिर रिमूव करता है कलर ऑडोर और ट्रेस करते हैं ऑर्गेनिक्स को। फिर स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, ये क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से चालू हुआ था आपका बार स्क्रीनिंग, फिर रिमूवल प्राइमरी में हुआ था, ठीक है, प्राइमरी क्लेरिफायर, देन फिर एरिएशन की प्रोसेस, फिर सेकेंडरी क्लेरिफायर, फिर क्लोरिनेशन जो कि आपका एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटी कह सकते हो, देन आपका ये इसको रिलीज कर दिया जाता है, आपके डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर स्ट्रीम में, ठीक है। जो स्लज होगा उसको निकाल के आपका अलग से ट्रीट करने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती है, थिकनिंग है सबसे पहले, फिर डाइजेशन, देन डी वाटरिंग, उसमें वाटर का कंटेंट है उसको सारा रिमूव किया जाता है, और डिस्पोजल, लास्ट में डिस्पोजल किया जाता है, वो आपके लैंडफिल पर हो सकता है या थ्रू द कंपोस्टिंग मेथड या फिर इंसिनरेशन। अब मेरे को बताना आप कंपोस्टिंग मेथड है तो उसमें अलग अलग टाइप की कंपोस्टिंग होती है, ठीक है।
तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इंदौर और बेंगलोर मेथड इनमें से कौन सा आपका एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना प्लीज़। फिर लैंडफिल है, हमने बात करी थी आपके सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है और सिक्योर लैंडफिल क्या होता है इनके बारे में। और इंसिनरेशन है, उसमें आप बताना जो फ्लाई ऐश है इंसिनरेशन में, उसमें कौन कौन से आपके जो 2 PUPs हैं, ठीक है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अगर यहाँ तक अगर लास्ट तक किसी ने वीडियो देखा है तो ये आपके सारे PYQs हैं। ठीक है, आप प्लीज़ बताना, पार्टिसिपेट करने की थोड़ी कोशिश करना। तो ये आपका लगभग ख़त्म हो गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, हमने काफ़ी स्पीड से किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें छूट रही हो या फिर, क्योंकि मैंने काफ़ी टू द पॉइंट आपका एग्ज़ाम रिलेवेंट ही पढ़ाया है। ठीक है, अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आप इनकी है ना पिक्चर्स देख लेना ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप एक बार अगर फ़ोटो देख लोगे तो आपको जो थ्योरी है उसके साथ आप रिलेट कर पाओगे जो भी इंस्ट्रूमेंट है या टेक्निक है उसको। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो।